Good morning, dear students. Welcome in the class of psychology. Let's start another topic of chapter 1, variations in psychological attributes. Open your book, beta. Page number 9. हम कर रहे थे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस. हम यहाँ थ्योरीज कर रहे थे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस की. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में करी थी गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी. उसके बाद हमने करी थी ट्रिएचिक थ्योरी. आज हम करेंगे पास मॉडल. पास मॉडल मीन्स P मीन्स प्लानिंग, A मीन्स अटेंशन अराउजल and SS means simultaneous successive. It is called PASS model of intelligence. It's developed by J.P. Das, Jack Negleri and Kirby in 1994. According to this model, intellectual activity involves the interdependent functioning of three neurological systems called the functional units of brain. These units are responsible for arousal, attention, coding of processing and planning respectively. मीन्स जेपी दास ने कहा कि कोई भी हमारी एक्टिविटी है, कोई भी हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हम किसी भी काम को करने की जो प्लानिंग करते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं, एकदम से अराउजल होता है, ये जो हमारे ब्रेन के फंक्शनल यूनिट्स हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे. कहते कि सपोज़ अब मैं यहाँ पे अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, मैंने क्लास में आके सरप्राइजिंगली आपको ये कहा कि मैं आज आपका सरप्राइज़ टेस्ट ले रही हूँ. ठीक है, जैसे ही मैंने आपको ये कहा कि सरप्राइज़ टेस्ट ले रही हूँ, तो एकदम से आपके माइंड में अराउजल होगा. टेस्ट मैम, आप ऐसे कैसे, आपने तो बताया ही नहीं था आपने टेस्ट लेना है ना. तो एकदम से अराउज हुआ और फिर आपका अटेंशन गया मैम टेस्ट है ना. तो फिर मैम कौन से चैप्टर का ले रहे हो, कौन से टॉपिक का लोगे, आपने क्वेरीज करनी स्टार्ट कर दी. तो उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने कहा कि चलो मैम 5-10 मिनट्स तो दीजिए, हमको थोड़ी सी रिवीज़न कर लें, रिवाइज़ कर लें उसको, है ना. तो फिर आपने उसकी प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी. चलो ठीक है कि ये 4 टॉपिक्स हैं, इन 4 टॉपिक्स को हम रिवाइज़ कर लेते हैं क्लास में. रिवीज़न के बाद फिर आपने उसको, जब मैंने कहा चलो ठीक है 10 मिनट्स हो गए, लेट्स डू, अब आप टेस्ट लिखिए, 2 क्वेश्चन दिए, साइमल्टेनियसली आपने जो रिवाइज़ करा आप वो राइट कर रहे हो, और एज़ वेल एज़ आपने जब वो क्वेश्चंस लिख लिए आपको सक्सेस मिल गई. तो जेपी दास ने कहा कि जो ये तीनों चीज़ें हैं, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस मींस प्लानिंग, अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव, ये इंटरडिपेंडेंट हैं आपस में. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक आगे पढ़ेंगे अभी हम अटेंशन अराउजल. सो स्टेट ऑफ अराउजल इज़ बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प अस इन अटेंडिंग टू स्टिमुली, है ना. स्टिमुली क्या हुई कि मैम आए क्लास में, उन्होंने कहा कि आपका टेस्ट है, वो हमारे लिए एक स्टिमुली था, टेस्ट, है ना. तो देन अराउजल एंड अटेंशन अनेबल अ पर्सन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन. An optimal level of arousal, focus or attention to the relevant aspect of a problem. Too much or too little arousal would interfere with attention. For instance, when you are told by your teacher about a test which she plans to hold, it would arouse you to attend to the specific chapters. Arousal focus you to focus your attention on reading, learning and revising the contents of the chapter. Clear? So कहते कि अराउजल कम तब हो जाता है जब टीचर ने कह दिया कि आपका टेस्ट पोस्टपोन हो गया, है ना. और अराउजल तब ज़्यादा हो जाता है, फोर्स तब करता है जब कह रहे हैं कि नहीं फटाफट से टेस्ट है आपका, हम फटाफट उसकी रीडिंग, लर्निंग, रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर की, है ना. नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. यू कैन इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज सिस्टम either simultaneously or successively. Simultaneous processing take place when you perceive the relations among various concepts and integrate them into a meaningful pattern for
comprehension. For example, the Raven's Progressive Matrix RPM टेस्ट. बेटा RPM जो टेस्ट है इट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट, ये इंटेलिजेंस का टेस्ट है जिसे हम कहते हैं रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स. ठीक है, तो कभी किसी का हम इंटेलिजेंस चेक करते हैं तो इसमें कई सारे, जैसे कि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट करा था उसमें मल्टीपल स्किल्स को एनालाइज करते हैं, तो इसमें भी कई तरह के अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग अलग अलग, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको सॉर्ट आउट किया जाता है. सो अ डिज़ाइन इज़ प्रेजेंटेड फ्रॉम विच अ पार्ट हैज़ बीन रिमूव्ड. You are required to choose one of the 6 options that best completes the design. Simultaneous processing helps us in grasping the meaning and relationship between the given abstract figures. Successive processing takes place when you remember all the information seriously, so that the recall of one leads to the recall to another. Learning of digits, alphabets, multiplication tables, etc. are example of successive processing. Next is planning. This is an essential feature of intelligence. After the information is attended to and processed, planning is activated. It allows us to think of the possible courses of action, implement them to reach a target, and evaluate their effectiveness. If a plan does not work, it is modified to suit the requirements of the task or situation. For example, to take the test scheduled by your teacher, you would have to set goals, plan a time schedule of study, get clarifications in case of problems, and if you are not able to tackle the chapters assigned for the test, you may have to think of other ways. Example, give more time, study with a friend to meet your goals. Clear? क्लियर हो गया बेटा अभी? प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव. So these past processes operate on a knowledge base developed either formally by reading, writing, and experimenting. For informally, for the environment, these processes are interactive and dynamic in nature, yet each has its own distinctive functions. Das and Negleri have also developed a battery of tests known as CAS. दास और नेगलरी ने एक बैटरी टेस्ट भी बनाया जिसका नेम है CAS. इट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम. It consists of verbal as well as non-verbal tasks that measure basic cognitive functions presumed to the interdependent of schooling. The battery of tests is meant for individual between 5 to 18 years of age. जो इन्होंने CAS बनाया, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, एक बैटरी बनाई, वो 5 से 18 साल के बच्चों के ऊपर अप्लाई किया जाता है. So, the result of assessment can be used to remedy cognitive defects of children with learning problems. Cognitive defects क्या होते हैं बेटा? Cognitive, जैसे मैंने आपको बताया था, cognition क्या है? हमारा mental process है. Knowing, learning, understanding, perceiving, है ना? कुछ भी जो हम perceive, कुछ भी जो हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, understand कर रहे हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होना. जैसे कई बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, किसी को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है ना? तो इस टेस्ट की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से बच्चे को कौन सी एबिलिटी में कौन सा कॉग्निटिव डिफेक्ट है उनके अंदर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस. क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है ना? उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, जो उसका एप्टीट्यूड है, वो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग बनाता है. चाहे वो सिबलिंग्स हैं, चाहे वो हम यहाँ बात करें, चाहे वो ट्विन्स हैं, तो कोई भी एक जैसा नहीं होता. हर किसी के चॉइस, टेस्ट, हॉबीज़ सबका अलग अलग होता है. सो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर. कहते कि जो इंटेलिजेंस है वो इंटरप्ले है नेचर और नर्चर. नर्चरिंग क्या होती है? तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है आपको
नर्चरिंग होती है जैसे एक छोटे से प्लांट को हम नर्चर करते हैं, एक सीड डाला, सीड के बाद धीरे धीरे वो ग्रो हुआ, उसको पानी देना, खाद देना, ऐसे ही बच्चे की नर्चरिंग होती है। सो उसकी नर्चरिंग कैसे एनवायरनमेंट में हो रही है, किस तरह का उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, और जो नेचर होता है वो जेनेटिक होता है, नर्चरिंग होती है वो एनवायरनमेंट बेस्ड होती है। ओके, सो लिसन केयरफुली। The evidence for heredity influences on intelligence comes mainly from studies on twins and adopted children. The intelligence of identical twins reared together correlate almost 0.90. Identical twins जो होते हैं, so separated early in childhood, also show considerable similarly in their intellectual, personality and behavioral characteristics. The intelligence of identical twins reared in different environments correlate 0.72. Those of fraternal twins reared together correlate almost 0.60, and those of brothers and sisters reared together correlate about 0.50, while siblings reared apart correlate about 0.25. Another line of evidence comes from the studies of adopted children, which shows that children's intelligence is more similar to their biological rather than adopted children. With respect to the role of environment, studies have reported that as children grow in age, their intelligence level tends to more closer to that of their adoptive parents. Children from disadvantaged homes adopted into families with higher socioeconomic status exhibit a large increase in their intelligence scores. There is evidence that environmental deprivation lowers intelligence, while rich nutrition, good family background, and quality schooling increases intelligence. There is a general consensus about among psychologists that intelligence is the product of complex interaction of heredity, nature, and nurture is environment. So, heredity can best be viewed in something that sets a range within which an individual's develop as actually shaped by the support and opportunities of the environment. So अब बेटा यहाँ पे ये देखिए, आप कहते कि कोई भी बच्चे जो अडॉप्टेड होते हैं वहाँ पे उनके एनवायरनमेंट का रोल प्ले होता है, बट जो उनका इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस क्या है, हेरिडिटी है ना, जो उनका नेचर है, जो उनका इंटेलिजेंस है, वो जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं उन पे नहीं जाता, जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उन पे जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई बच्चा पैदा कहीं हुआ, चला कहीं गया, अडॉप्ट कर लिया गया, तो डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर तो उसका एनवायरनमेंट वो स्ट्रॉन्ग फैमिली में गया, वो सोशियो मीन्स इकोनॉमिक स्टेटस उनका बहुत अच्छा है, अच्छी स्कूलिंग मिल रही है उसको, हर फैसिलिटी उसको बहुत अच्छी मिल रही है, तो ऑब्वियसली उसकी नर्चरिंग अच्छी हो रही है। अगर एक बच्चा ऐसी फैमिली में गया कि जहाँ पे उसको इकोनॉमिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो वहाँ पे उस बच्चे की उसको अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल रही, अच्छा सर्कल नहीं मिल रहा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन अच्छे नहीं मिल रहे हैं, उसको बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका एनवायरनमेंट उसको रोल प्ले कर रहा है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो नेचर है हमारा वो हेरिडिटी है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारी नर्चरिंग है। नेक्स्ट इज़, अब आगे बताया गया कि जब भी हम किसी के इंटेलिजेंस को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए कौन से फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एल्फ्रेड बिनेट एंड थॉर्नडाइक सिमोन मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस। बिनेट सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था। सो in 1908, when the scale was revised, they gave the concept of mental age is called MA, which is a measure of a person's intellectual development relative to people of his age group. A mental age of 5 means that a child's performance on an intelligence test equals the average performance level of a group of 5-year-olds. So, chronological age, it is called a CA.
It is the biological age from birth, means present age. A bright child's MA is more than his CA, or a dull child MA is below the CA. So retardation was defined by Binet and Simon was being 2 mental age years below the chronological age. So अभी इसका फॉर्मूला क्या दिया गया है, आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100. आई क्यू इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन and MA is a mental age upon CA is a chronological age into 100. अभी इसके नीचे ये दिया हुआ है कि जब हमें अगर किसी का फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, अ 10-year-old चाइल्ड विद द मेंटल एज ऑफ 12 would have an IQ of 120, means 12 upon 10 into 100. एंड अभी आप ये देखिए एक्टिविटी 1.3. तो बेटा आप इसको सॉर्ट आउट करके देखिएगा कि IQ किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है अपनी रफ नोटबुक में. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए. अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे अभी हम IQ की बात कर रहे हैं, है ना. तो आप ये आ जाइए टेबल 1.1 में, पेज नंबर है हमारा ये 11. यहाँ पे अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन में जो एवरेज IQ वाले लोग हैं वो 50% है, मींस 90 to 109 जो हैं वो एवरेज पीपल हैं, वो 50% हैं. ठीक है, और जो हाई एवरेज हैं वो हैं 16.1 जो कि 110 to 119 है, एंड 120 to 130 सुपीरियर हैं जो कि 6.7 है, एंड वेरी सुपीरियर अबव 130. लाइक जिसे हम कह देते हैं कि साइंटिस्ट हैं, बहुत एक्सट्रीमली सुपीरियर होते हैं जो. अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जिनका IQ 80 to 89 है वो लो एवरेज में आ जाते हैं, मीन्स 16.1 पॉपुलेशन, एंड 70 to 79 कॉल्ड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज़, 6.7 रेशो है इनका. बिलो 70 इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मीन्स 2.2. इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हम बेटा यूज़ करते हैं, जैसे हम बोल देते हैं ना कि मेंटली रिटार्डेड जिन्हें हम, पर अब साइकोलॉजिकल टर्म्स में इन्हें मेंटली रिटार्डेड नहीं बोल के इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोला जाता है. उनकी रेशो होती है 2.2. अब नीचे अगर आप फिगर 1.2 देखें तो इसमें बड़े अच्छे से क्लियर किया गया है, जो कि अगर हम यहाँ देखें तो राइट साइड में जो है ये यहाँ पे रेशो दी हुई है, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, हाई एवरेज, एवरेज, और जो यहाँ पे बिलो दिखाए गए हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी. अब जो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होते हैं इनकी भी रेशो होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड. अब इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड कौन से होते हैं? इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड दोज इन मीन्स जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका IQ अबव 130 होता है, जो कि ओवरऑल मीन्स आप ये समझ लीजिए कि जो ऑल राउंडर होते हैं बच्चे तो वो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड होते हैं. और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कौन से होते हैं? जो कि अपने कॉग्निटिव, इमोशनल और मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेज नहीं कर पाते, और जो उनका ये कॉग्निटिव जो मेंटल प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता. अभी हमने ये पढ़ा था वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस. वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस में हमने ये भी सारा पढ़ा कि कौन कौन सी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज कौन कौन सी हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड. जो माइल्ड कैटेगरी है उसमें IQ आ जाता है 52 अप्रॉक्सीमेटली 70. जो मॉडरेट में आ जाता है दैट इज़ 35 to 40, एंड सीवियर में 20 to 25, एंड प्रोफाउंड में सीवियर में आ जाता है बेटा 35 to 40, एंड प्रोफाउंड में 20 to 25.
ये अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस। जैसे कि हमने पढ़ा कि गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं। गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको मीन्स उनका ऑक्यूपेशनल और सक्सेस जो लाइफ एडजस्टमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मीन्स जो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं हर फील्ड के अंदर, ऑलराउंडर होते हैं, है ना। और टैलेंटेड कौन से होते हैं? टैलेंटेड बच्चे होते हैं इज़ अ नैरो टर्म एंड रेफर टू रिमार्केबल एबिलिटी इन इन अ स्पेसिफिक। टैलेंट होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में टैलेंटेड होना। जैसे हम बात कर देते हैं कि कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, दैट इज़ टैलेंट। ठीक है। सो इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट दैट गिफ्टेडनेस from the teacher's point of view depends on a combination of high ability, high creativity and high commitment. So gifted children show early signs of intellectual superiority even during infancy and early childhood. They show larger attention span, good cognition memory, preference for novelty, sensitivity to environmental changes, and early appearance of language skills. To adequate giftedness with brilliant academic performance is not correct. Athletes who show superior psychomotor ability are also gifted. Each gifted student possesses different strengths, personalities, and characteristics. From important characteristics of gifted children are advanced logical thinking, questioning, and problem solving behavior, high speed in processing information, superior generalization and discrimination ability, advanced level of original and creative thinking, high level of instinct motivation and self esteem. इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन होता है कि इंटरनल मोटिवेशन, जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा और जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरडिपेंडेंट एंड नॉन conformist thinking, preference for solitary academic activities for long periods. Performance on intelligence test is not the only measure of identifying the gifted. Many other sources of information such as teachers' judgment, school achievement record, parents, interviews, peer and self-rating, etc., can be used in combination with intellectual assessment to reach their full potential. Gifted children require special attention and different educational programs beyond those provided to normal children in regular classroom. These may include life enrichment programs that can sharpen children skills in productive thinking, planning, decision making and communication. So अभी आपको क्लियर है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन और टैलेंटेड में क्या डिफरेंस है। सो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। विद दिस थैंक यू। वन मोर थिंग बेटा, आपने चैप्टर को साथ साथ रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में साइकोलॉजिकल लैंग्वेज ही मांगते हैं। इसीलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड करा रही हूँ, क्योंकि अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलते अच्छे। इसीलिए साइकोलॉजिकल लैंग्वेज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि बेटा साथ साथ बुक खोलिए और साथ साथ रीड करिए। अगर आप साथ साथ रीड करेंगे, उसको अच्छे से थोड़ा सा क्रैमिंग करना पड़ेगा आपको, किसने कौन सा टेस्ट दिया, क्या था, कैसे था, कौन से साइकोलॉजिस्ट के नेम्स हैं। तो आपको इसीलिए बुक रीड बार बार करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब मैं आपकी क्लास लेती हूँ, आप जब ये वीडियो सुनते हैं, अपनी बुक साथ लेके बैठिए और साथ साथ सुनिए। अभी आपकी कोई इस टॉपिक में क्वेरीज हो तो एनी टाइम आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।